हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। दोस्तों, आज एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शॉक, जिसे हिंदी में आघात बोलते हैं। इसके अंदर हम शॉक की कंप्लीट डिटेल्स, उसके कॉज, उसके टाइप्स यानी प्रकार, उसके क्योर, ट्रीटमेंट A to Z सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, शॉक है क्या? शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी जीवन के लिए एक हार्मफुल कंडीशन है। क्यों होता है? इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यू, यानी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे अपना हार्ट हुआ, किडनी हुआ या ब्रेन हुआ, उनके पास इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो यानी ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है। क्यों होती है? उसकी वजह से डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी। देखो, सिंपल सी बात है, ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो जो अंग ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अपना ब्रेन है, अपने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, या अपनी किडनी है, किडनी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो वहाँ क्या होगा? ऑर्गन फेलियर होने लगेगा। ये होता है शॉक। अब देखो, इसके आगे देखते हैं कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि हमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं मिल पा रहा। पहला होता है सीवियर ब्लड लॉस। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, या उसे इंजरी हो गई, या उसकी सर्जरी हुई है, या उसके कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, तो इसकी वजह से सीवियर ब्लड लॉस होता है। अब एक तो वैसे भी ब्लड की कमी थी, ऊपर से और ब्लड लॉस हो गया, तो ये पहला रीज़न हो गया शॉक का। ब्लड लॉस होगा तो सिंपल सी बात है कि ब्लड में मेन स्ट्रीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी और उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, देन शॉक परफॉर्म होगा। दूसरा काम होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वोमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ, या कहीं जल गया आदमी, तो उसकी वजह से भी शॉक की कंडीशन उत्पन्न होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्लड फ्लो कम होगा। फिर इन्फेक्शन आता है। इन्फेक्शन में नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इनकी वजह से शॉक नहीं हो सकता। इसमें सीवियर इन्फेक्शन चाहिए, तो सीवियर इन्फेक्शन की वजह से शॉक हो सकता है। या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? किसी खाने से हो सकता है, या कोई बिच्छू हुआ, या कोई इंसेक्ट हुआ, या कोई मधुमक्खी वगैरह हुई, उसने डंक मार दिया, उसकी वजह से हो सकता है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। इसमें एनाफाइलेक्सिस अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर आता है हार्ट प्रॉब्लम। अपने हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से भी शॉक हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम क्या क्या है? हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेलियर। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड इंजरी। स्पाइनल कार्ड में भी अगर इंजरी होती है, कहीं से चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक होता है। या ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं कोई रुकावट। रुकावट कैसे हो सकता है? ब्लॉकेज इन ब्लड फ्लो। जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो किस में होता है? वेन्स में होता है या आर्टरी में होता है। उसमें अगर कहीं प्लाक जमा हो गया, जिसकी कारण से हार्ट अटैक होता है, हम सिंपल सा बात है जानते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक रुकावट पैदा होगी उस रास्ते में, तो उसकी वजह से भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएंगे, तो शॉक वहाँ भी क्रिएट होगा। तो ये थे शॉक के कुछ कॉजेज। अब आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। देखो, इसके 3 स्टेजेज होते हैं शॉक के। एक होता है इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था, फिर प्रोग्रेसिव स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल मतलब इसको एक बार जो चीज़ परफॉर्म हो गई वो दोबारा वापस अपने पुनः स्टेज में नहीं आएगी। तो एक एक करके देखते हैं। पहले इनिशियल स्टेज क्या है? इनिशियल स्टेज में ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू डिक्रीज, यानी टिश्यू को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से एनर्जी फॉर्मेशन इन सेल डिक्रीज। अब जो सेल है आपके शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, सेल के अंदर एनर्जी फॉर्म होती है, जिससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। अब एनर्जी फॉर्मेशन ही जब कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज की वजह से होगी, तो वो इनिशियल स्टेज हो जाएगा। फिर प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या क्या होगा? ब्लड प्रेशर डाउन। अब सिंपल सी बात है कि एनर्जी कम हुई तो हार्ट भी, जैसे हार्ट की मसल्स की, सेल्स की एनर्जी डाउन हुई तो ब्लड प्रेशर वो ब्लड पंप करना धीरे धीरे कम कर देगा, तो उसकी वजह से बीपी डाउन होगी। उसकी वजह से फंक्शन ऑफ ऑर्गन कम हो जाएंगे, जिससे ऑर्गन का जो फंक्शन है वो पूरी तरह से अपने, अब किसी चीज़ को एनर्जी, आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आपका काम करने की क्षमता तो कम हो ही जाएगी, सिंपल सी बात है। तो फंक्शंस ऑफ ऑर्गन ये भी कम हो जाएंगे और उसकी वजह से सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया प्रोग्रेसिव स्टेज। अब इरिवर्सिबल स्टेज में क्या है? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलना चालू हो जाएगा, यानी एक साथ कई सारे अंग फेल होने चालू हो जाएंगे और सेल डेथ की संख्या इंक्रीज हो जाएगी और डेथ ऑकर्स इफ ट्रीटमेंट नॉट हैपन इमीडिएटली। कोई पेशेंट को अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। ये थी 3 स्टेजेस
शॉक की, इनिशियल, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। कुल मिलाकर काम यही हो रहा है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा तो उनके फंक्शनैलिटी में कमी आ रही है और उनके साथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाली दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है। अब देखो टाइप्स, देखो शॉक के कितने टाइप्स, 4 टाइप होते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये 4 टाइप्स होते हैं। एक बार फिर से देखो, हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी अगेन 3 टाइप के होते हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। याद रखोगे? नहीं याद होगा, हमें पता है। इसके लिए एक ट्रिक है। देखो कोई भी चीज़ आप जैसे अभी कोई और वगैरह होता तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते तो उससे आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक चार्ट बनाया है जिसकी वजह से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पहले ही देख लो, उसके बाद मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है। जैसे हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो नाम से क्या पता चल रहा है, हाइपोवॉलेमिक शॉक यानी हाइपो वॉल्यूम, यानी हाइपो कोई भी चीज़ वर्ड कहीं भी आ जाए, देखो हाइपो वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है कमी, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, किसी चीज़ के वॉल्यूम में कमी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ हम शॉक पढ़ रहे हैं तो ब्लड स्ट्रीम की ही कमी आएगी। तो सीवियर ब्लड या फ्लूइड लॉस यानी लो वॉल्यूम की वजह से, जैसे ब्लड का वॉल्यूम लो हुआ तो यहाँ पर हाइपो वॉल्यूम शॉक बोलेंगे, उसको नाम से पता चल जाएगा। अब सेप्टिक शॉक, ये देखो एस फॉर सेप्टिक और एस फॉर सीवियर इन्फेक्शन, याद हो गया। सीवियर इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक होगा उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। ऐसे एनाफाइलेक्टिक, ए फॉर एनाफाइलेक्टिक और ए फॉर एलर्जिक, यानी एलर्जी की वजह से जो भी शॉक पैदा होगा उसको बोलेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। एन फॉर न्यूरोजेनिक और एन फॉर नर्व डैमेज, यानी नर्व डैमेज होंगे यानी अपने न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो उसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, नाम से सब क्लियर हो जाएगा आपके। कार्डियोजेनिक यानी जब भी हम सोचेंगे कि कार्डियक वर्ड कहाँ भी आता है उसका संबंध सीधे सीधे हार्ट से होता है, तो अपने हार्ट में कोई भी दिक्कत आएगी तो कार्डियोजेनिक शॉक परफॉर्म होगा। सिंपल सी बात है। ये हो गई क्लियर आपको। अब तो नहीं दिक्कत आएगी कि टाइप्स क्या क्या थे, सिंपल से याद हो गए नाम से। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो पढ़ा था हमने हाइपोवॉल्यूमिक शॉक पहला। इसमें क्या होता है, हाइपो वॉल्यूम यानी किसी चीज़ के वॉल्यूम में कमी आई है, या इसमें क्या होता है, रक्त या तरल पदार्थ की कमी से होता है। कॉज देखते हैं क्यों हो सकता है। सीवियर ब्लीडिंग, जैसे हमने देखा था किसी को अचानक से ज़्यादा चोट लग गई या सर्जरी हुई उसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो गई। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के हो सकते हैं ब्लीडिंग। और डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो गई शरीर में, या बर्न्स, कहीं वो आदमी जल गया तो इसकी वजह से ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, रैपिड हार्ट बीट, उस व्यक्ति के हार्ट बीट में रैपिड इंक्रीज होगा यानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ना लगेगा उसका हार्ट बीट। और लो ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर डाउन होना चालू हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, देखो ब्लीडिंग हुई है, किसी व्यक्ति का ब्लीडिंग होते जा रहा है तो जो उसके नर्व्स या आर्टरी में जो ब्लड है वो आखिरकार बाहर निकलते जा रहे हैं तो उसमें जो प्रेशर था वो तो डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा एक और सिम्टम है कोल्ड या क्लैमी स्किन। क्लैमी स्किन का मीनिंग होता है चिपचिपी स्किन, यानी चिपचिपी त्वचा। इसकी त्वचा चिपचिपी हो जाती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये सिम्टम्स हो गए हाइपोवॉलेमिक शॉक के। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का होता है रक्तादान। अब सिंपल सी बात है, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, उसके रक्त में कमी आ रही है तो उसको ब्लड चढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, उसमें रक्त आदान करेंगे। या स्टॉप ब्लीडिंग, जैसे कहीं कट लग गया है या उसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो उसकी ब्लीडिंग को हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। यह था हाइपोवॉलेमिक शॉक। दूसरा आता है कार्डियोजेनिक शॉक। इसका भी हमने ट्रिक देखा था कि नाम से पता चल रहा है कार्डियो, कार्डियो मतलब अपने हार्ट में कोई दिक्कत होगी। ये क्यों हो सकता है, हृदय की विफलता यानी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। कॉज क्या क्या है, हार्ट अटैक, सिंपल सा बात पहली चीज़। दूसरे हार्ट फेलियर, ये कॉज हो सकते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के। अब देखो सिम्टम्स क्या क्या है। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर सुन के क्या आएगा पहला दिमाग में कि चेस्ट में पेन होगा। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा जब हार्ट अटैक आना होता है तो हाथ सीने पे रख के और सीने में दर्द होता है तो चेस्ट पेन हो जाएगा। फिर पल्स वीक होनी चालू हो जाएगी, यानी पल्स वीक होनी चालू हो जाएगी और सांस लेने में कठिनाई होगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो जाएगी। तो ये थे सिम्टम्स कार्डियोजेनिक शॉक के। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं उससे रिलेटेड, जैसे हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक की दवाई लेंगे, हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसकी दवाई लेंगे, तो ये मेडिकेशन हो जाएगा। फिर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। और यदि हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट ठीक से धड़क नहीं रहा है तो पेसमेकर लगाएंगे, मैकेनिकल सपोर्ट में आ जाएगा। पेसमेकर जैसे हार्ट में इम्प्लांट कर देंगे, इसके हार्ट का धड़कना वापस से चालू हो जाएगा। ये हो जाएगा कार्डियोजेनिक शॉक। वही चीज़ है, देखो यहाँ पर एक ब्लॉक जमा हो गया है, अब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा ठीक से तो हार्ट में दिक्कत आना चालू हो जाएगा।
अब देखो हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसके भी 3 टाइप, सेप्टिक, एनाफाइलेक्टिक और न्यूरोजेनिक शॉक। तो पहला स्टार्ट करते हैं सेप्टिक शॉक क्या है। इन्फेक्शन की वजह से, एस फॉर सेप्टिक, एस फॉर सीवियर इन्फेक्शन, ये था सेप्टिक शॉक। कॉज क्या क्या हो सकते हैं। सीवियर इन्फेक्शन सिंपल सी बात है होगा ही, स्प्रेडिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। अब सीवियर इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड होना चालू हो जाएगा, ये सेप्टिक शॉक का पहला एग्जांपल। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो कहीं भी आपको इन्फेक्शन होता है ना बॉडी में, तो सबसे पहला सिम्टम्स आता है हाई फीवर। क्यों हाई फीवर आएगा, क्योंकि WBC उससे फाइट करना स्टार्ट कर देगी। कोई भी पैथोजन अगर शरीर में आया है तो WBC सिंपल सी बात है उससे फाइट करना स्टार्ट कर देगी, तो हाई फीवर चालू हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग। रैपिड ब्रीथिंग का क्या मतलब हुआ, सांसें तेज चलना चालू हो जाएंगी, यानी तेज तेज रैपिड सांस लेगा पेशेंट, रैपिड ब्रीथिंग। और लो बीपी, इसको तो अभी हम आगे एक चार्ट में देख लेंगे कि बीपी लो किस में हो रहा है किस में हाई हो रहा है, तो ये अभी याद हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं। IV एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो अपने सीधे वेन में दिया जा सके, IV मतलब इंट्रावेनस। और फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर देंगे, यानी हम पानी वगैरह ज़्यादा पी सकते हैं। या वैसोप्रेसर्स दवाइयाँ देंगे जिसकी वजह से, अब देखो लो बीपी हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि हमें पेशेंट को नॉर्मल करने के लिए उसकी बीपी बढ़ानी पड़ेगी, तो बीपी इंक्रीज करने वाली दवाइयाँ जिन्हें हम वैसोप्रेसर्स कहते हैं वो पेशेंट को देंगे। ये थी सेप्टिक शॉक। वही चीज़ है यहाँ पर देखो, ब्लड स्ट्रीम में कोई बैक्टीरिया आया तो WBC सेल्स साइटोकाइनिन्स उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, और ये सेप्टिक शॉक हो सकता है उसकी वजह से सेप्टिक शॉक। फिर आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। हमने देखा था ए फॉर एनाफाइलेक्टिक और ए फॉर एलर्जी। तो सिंपल सी बात है इसके कॉज होंगे एलर्जिक रिएक्शंस। किससे हो सकते हैं, फूड से भी हो सकते हैं, ड्रग से भी हो सकते हैं, या किसी इंसेक्ट के स्टिंग से, जैसे बिच्छू ने दंश मार दिया या मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड थ्रोट, यानी चेहरे की और थ्रोट यानी गले में सूजन दिखाई देगी एनाफाइलेक्टिक शॉक में। और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होगी। और रैपिड ड्रॉप इन बीपी, ब्लड प्रेशर में रैपिड ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्वेश्चन आएगा कि स्वेलिंग फेस एंड थ्रोट किस शॉक में देखने को मिलता है। तो ये देखो, मधुमक्खी ने डंस मारा, उसकी वजह से जो शॉक परफॉर्म हुआ उसमें इस पेशेंट के मुंह पर, ओठ पर, आंखों पर या पूरे शरीर में देखो लाल लाल तरीके के सूजन दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड थ्रोट, गले में भी और चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा सूजन दिखाई देगी। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक का मेन सिम्टम है। ट्रीटमेंट क्या है, इस पर एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दे सकते हैं। हमें पता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन एलर्जी कम करता है, तो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई हो रही तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। और IV फ्लूइड्स देंगे, फ्लूइड्स की कमी तो IV फ्लूइड्स दे देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा एनाफाइलेक्टिक शॉक के। ये था एनाफाइलेक्टिक शॉक का एग्जाम्पल। अब देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक भी हमने देखा था कि नाम से पता चल रहा है, न्यूरो यानी अपने नर्व सेल डैमेज होंगे। कॉज क्या क्या हो सकते हैं, नर्व सेल अपने कहाँ कहाँ होते हैं, अपने ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हो सकता है, या नर्वस सिस्टम के फेलियर की वजह से हो सकता है। नर्वस सिस्टम कैसे फेल होगा, देखो कहीं भी अगर नर्व सेल में चोट लगी तो नर्व सेल डैमेज होना चालू होंगे। अब नर्व सेल डैमेज होंगे तो नर्वस सिस्टम फेलियर सिंपल सी बात है होगी। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, स्किन कैसी है, वार्म और ड्राई हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। देखो अब ट्रीटमेंट क्या क्या है न्यूरोजेनिक शॉक के, IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, वैसोप्रेसर्स, ठीक है। बीपी लो हो रही है तो बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ दे देंगे, वैसोप्रेसर्स। और इमोबिलाइजेशन ऑफ स्पाइन, यानी स्पाइन की इमोबिलाइजेशन करा देंगे। इमोबिलाइजेशन से क्या मतलब है, पेशेंट के स्पाइन में चोट लगी हुई है तो पेशेंट को हम हिलने डुलने से मना करेंगे, उसकी स्पाइन को सीधा या स्थिर रखेंगे कि उसमें हरकत ना हो। यह था न्यूरोजेनिक शॉक, यानी उसके नर्व से होने वाले शॉक। अब देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई रुकावट पैदा हो गई है। क्यों हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से या कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन देखो कैसे हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है दोनों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक टेम्पोनेट, ये दोनों कॉज हो जाएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस में कमी आएगी और सीवियर कमी आएगी। डिस्टेंडेड नेक वेन्स, यानी आपकी गर्दन की नसें फूल जाएंगी, ये सिम्टम्स मेन है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के। और सडन बीपी लो, अचानक से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो कोई भी रास्ते में रुकावट आई है तो उसका सीधा सा उपचार क्या है कि उस रुकावट को हम खत्म कर दें।
तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन की कमी हो रही तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, और सर्जरी करेंगे यदि आवश्यकता है तो सर्जरी करेंगे उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए। जैसे किसी वेन में ब्लॉक जमा हो गया, आगे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो सिंपल सी बात है सर्जरी करके उस वेन को खोलेंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए। अब हमने जितनी रामायण पढ़ी उसको अगर हम शॉर्टाइज कर दें तो देखो सिंपल सी बात है, 4 टाइप के शॉक हमने पढ़े, हाइपोवोलेमिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक्सेस वैसोडाइलेशन, यानी वैसोडाइलेशन, ये सिराएं चौड़ी हो जाएंगी, इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। हाइपोवॉल्यूमिक में हमने देखा कि शरीर में वॉल्यूम की कमी हो जा रही है, ब्लड फ्लो के कोई जैसे वॉल्यूमिक पदार्थ हो गए, जैसे ब्लड या कोई भी रक्त या कोई भी तरल पदार्थ, उसकी कमी हो जा रही है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कार्डियोजेनिक नाम से पता चला था कि हार्ट से रिलेटेड होगा, तो कंप्रोमाइज ऑफ मायोकार्डियल परफॉर्मेंस, यानी जो हार्ट का फंक्शन है उसमें हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और ऑब्स्ट्रक्टिव में हमने देखा कि कोई भी रुकावट पैदा हो गई, जैसे फिलिंग हार्ट, इंजेक्टिंग इनटू ग्रेट वेसल्स, यानी वेसल्स में ब्लड फ्लो इंजेक्ट हार्ट कम करेगा, इसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट कम होगा। तो सिंपल सी बात है, हार्ट में कोई दिक्कत आ रही तो वो ब्लड पहले जैसे पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो भी बीमार हुआ है। अब यहाँ पर ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये चार्ट क्या कहना चाह रहे हैं हम, सब ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ब्लड प्रेशर कम होता है। देखो ब्लड प्रेशर तो सब में कम होगा, सिंपल सी बात है, अगर शॉक हो रहा है तो ये याद रखना, चारों तरीके के जितने भी शॉक हैं उसमें बीपी डाउन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी सिवाय न्यूरोजेनिक शॉक में, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा सिवाय सेप्टिक शॉक में। ये दोनों याद रखना आप कि न्यूरोजेनिक शॉक में तीनों ही डिक्रीज हो रहा है और कार्डियक आउटपुट सेप्टिक शॉक में इंक्रीज हो गया, बाकी सब में डिक्रीज होगा। ये था सिंपल सा चार्ट, और ब्लड प्रेशर तो सब में लो हो जाएगा, ये याद रखना। अब ट्रीटमेंट अप्रोच क्या क्या कर सकते हैं, यानी पेशेंट को अगर शॉक आया है तो उसके लिए पहला जनरल ट्रीटमेंट, जिसको हम प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो पहला आता है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यानी किसी को शॉक आया तो सबसे पहले उस पर अटेंशन देना पड़ेगा। कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज क्या है, 911 एक नंबर होता है, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है, इस पर हम कॉल कर सकते हैं। इंश्योर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इंश्योर करेंगे उस आदमी की सांसें सही चल रही हैं, ब्लड फ्लो सही हो रहा है, सर्कुलेशन सही हो रहा है, एयरवे यानी सांस लेने के लिए एयरवे बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है CPR देंगे पेशेंट को। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, यानी उसके अंदर फ्लूइड की इंटेक्स बढ़ाएंगे, जैसे IV फ्लूइड दे सकते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। यूज ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों का उपयोग करेंगे, वैसोप्रेसर जो ब्लड प्रेशर डाउन करे। देखो सिंपल सी बात है कि ब्लड BP चारों जितने भी टाइप के हमने शॉक पढ़े सब में कम हो रहा है, तो वैसोप्रेसर्स देंगे जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका ऊपर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, वैसोप्रेशर सब में देंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे सेप्टिक शॉक है उसमें सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक देंगे। और पेन रिलीवर्स, अब छाती में दर्द हो रहा है कार्डियोजेनिक शॉक में तो उसकी वजह से पेन रिलीवर्स देंगे जिससे वो दर्द कम हो जाए। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो। अब सिंपल सी बात है कि शॉक है, शॉक में हम ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा तो ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑक्सीजन ऊपर से देंगे। इंश्योरिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, की टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई बराबर होती रहे। और लास्ट में आता है सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें सर्जरी इफ़ नेसेसरी टू स्टॉप ब्लीडिंग और रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से सर्जरी परफॉर्म करेंगे और ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएंगे जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो बराबर हो सके शरीर में। ये था जनरल ट्रीटमेंट अप्रोच, ठीक है। एक और उपाय हो सकता है प्राथमिक, उसके पैर को हम थोड़ा सा बॉडी से ऊपर कर देंगे, इसकी वजह से भी शॉक में रिलीफ मिलता है। तो यह था आपका छोटा सा चैप्टर, छोटा नहीं बोलेंगे बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने काफ़ी समराइज तरीके से पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से खत्म कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना, धीरे धीरे करके उसमें भी मैं सारे नोट्स डालना चालू कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।